को और मजबूती के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक कि वो उसे हासिल न कर ले। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उनके पास हिम्मत थी, विश्वास था और विल पावर थी कि वो जीत सकते हैं। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महान इन्वेंटर का दाया हाथ बन बैठे। तो आइए अब उस इंसान की कहानी के बारे में जानते हैं जिनके पास अमीर बनने के कई सारे मौके थे, पर उन्होंने अपने गोल से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। थोड़ी हार के कारण कोशिश करना छोड़ देना फेलियर का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर से होता है। आर्यू डर्बी, जो कि बाद में देश के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बने, वो अपने अंकल की कहानी बताते हैं कि उस समय लोग सोने यानी कि गोल्ड के पीछे पागल थे। तब उनके अंकल पर भी औरों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वो वेस्ट की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने के लिए निकल पड़े। शायद उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं था कि हमारा दिमाग सोने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ना कि जमीन। वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ठान कर गए थे। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ मेटल दिखाई दिया। उन्हें इस मेटल को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस कामयाबी के बारे में बताया। उनकी बातों ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था और सभी ने मिलकर के पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती मेटल के पहले बैच को गलाने और उसे प्योर करने के लिए भेजा गया, तो उसका रिजल्ट देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे दुखी और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। उन्होंने सोने के सिरे यानी कि उसकी टिप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और अंत में उन्होंने उस मशीन को बेच देने का फैसला ले लिया। वो एक कबाड़ी को कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। आपने सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ होते हैं, पर वो आदमी उनमें से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक माइनिंग इंजीनियर को वो खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देख करके अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहां पर डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। और हकीकत में हुआ भी वही। वो कबाड़ी उस खान से निकले मेटल की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी काम को छोड़ने के पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका पेमेंट डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का पैसा चुकाने में कई साल लग गए। इतना नुकसान होने के बाद वो इस गेम से तब निकल पाए जब वो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बने और उन्हें पता लगा कि थॉट की पावर के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो उस घटना को भूले नहीं थे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने असीम दौलत हासिल करने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर कोशिश करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस एक्सपीरियंस से बहुत फायदा हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना ही हो, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने काम को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये तय कर लिया कि उन्हें कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना मिल जाए, यानी जब तक इंसान हाँ ना कह दे। सक्सेस का रास्ता कुछ पलों के फेलियर से होकर गुजरता है। ज्यादातर लोग काम को बीच में ही एक फेलियर के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि फेलियर सिर्फ कुछ देर का इंतजार है, हार नहीं। अमेरिका के लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सक्सेस तब मिली जब हार उनके बिल्कुल करीब थी। तो फेलियर इस मामले में बहुत ही चालाक होती है। वो लोगों के मन को भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सक्सेस बहुत ही करीब होती है। हार्ड नॉक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के कुछ दिनों के बाद मिस्टर डर्बी ने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले किस्से से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं कि ना का मतलब ना ही हो। एक दोपहर वो अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे।
डर्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई और दरवाजे की ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेजी से गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। तो उस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, और वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए और काम में इतना मसरूफ हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर के बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वो फिर से चिल्लाए, जाती हो यहां से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यही जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मील में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी आदमी है। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ आई और अंकल की नजरों से नजर मिलाते हुए हिम्मत करके बोली, वो पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दीजिए। अंकल वहीं रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से डंडे को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा $1 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वो पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के बाद अंकल एक चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने पहली बार देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे आदमी का इतनी अटलता या फिर हिम्मत के साथ सामना किया था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूरज जैसा गुस्सा चंद्रमा के समान शांत हो गया? इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े आदमी पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं सवालों के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। जानते हो कि डर्बी ने उस अनोखी घटना के बारे में ऑथर को उसी पुरानी मील में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उनके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मील में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी फिर से उसी को दोहराते हुए सवाल कर बैठी, आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी खास ताकत थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस सवाल का जवाब इसी किताब में एक प्रिंसिपल के रूप में बताया गया है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और ये पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले चैप्टर में आपको इस अनलिमिटेड पावर की एक झलक दिखाई देगी। इस बुक में कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने फायदे और जरूरत के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक अकेले थॉट के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या फिर मकसद के रूप में भी। फिर से आपको अपने अतीत में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद आप वो चीज फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्चे ने अनजाने में ही उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी मिस्टर डर्बी के मन में उनके 30 साल के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट का रास्ता एक एक करके फिल्म की तरह चल पड़ा। उन्हें ये एहसास हो गया कि इंश्योरेंस एजेंट के रूप में सक्सेस किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वो उस एक कीमती सबक की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा था। मिस्टर डर्बी ने बताया कि जब किसी चीज के होने का चांस कम होता नजर आता है या फिर मेरे इंश्योरेंस करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मुझे उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है कि असल में ना का मतलब ना नहीं होता। आपको नहीं पता होगा कि मेरे इंश्योरेंस खरीदने वाले सबसे ज्यादा वही लोग हैं जिन्होंने पहले ना कहा था। उन्होंने याद किया कि वो गोल्ड हासिल करने से सिर्फ 3 फीट पहले ही रुक गए थे, पर उस एक्सपीरियंस ने उन्हें सक्सेसफुल होना सिखा दिया था। उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सक्सेस उसे नहीं मिलती जो उसके लिए कोशिश करते हैं, बल्कि सक्सेस उसे मिलती है जो सक्सेस पाने तक कोशिश करते हैं। मिस्टर डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान
ये तीनों कहानियां बेशक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवार